हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है पॉलिटी बाय पाटिल में। स्टूडेंट, हम हायर एजुकेशन फर्स्ट पेपर यूजीसी नीट के हम हायर एजुकेशन चैप्टर को हम एनालिसिस करेंगे। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप सभी को दिखाई दे रहे होंगे। ओके, तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि यूजीसी के निम्नलिखित अध्यक्षों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ओके, तो इसका आंसर है ई। सबसे पहले आते हैं माधुरी राज शाह आएंगे, आर शाह आएंगे, उसके बाद में यशपाल, फिर आएंगे मनमोहन सिंह, फिर बी है जी राम रेड्डी और अरमाइडी एस देसाई। ओके, इनका कार्यकाल देख लेते हैं कितने वर्ष कौन कौन से टाइम में था। तो माधुरी आर शाह थे 1981 से 1986 तक यूजीसी के अध्यक्ष रही है माधुरी आर शाह। फिर यशपाल 1986 से 1991 यूजीसी के अध्यक्ष रहे हैं। फिर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बनने से पहले 1951 से 1952 तक यूजीसी के अध्यक्ष थे। 91 से 92 तक के थे। फिर जी राम रेड्डी थे 1992 से 96 तक यूजीसी के अध्यक्ष रहे हैं। फिर अरमाइडी एस देसाई 1996 से 1999 तक यूजीसी के अध्यक्ष रही है। ओके, तो इसमें 2 महिला दिखाई दी थी जो ये निम्नानुसार है। ओके, यूजीसी अनुदान आयोग। यूजीसी क्या है? यूजीसी अधिनियम के तहत 1956 में भारतीय सरकार द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। यह भारत में उच्च शिक्षा के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव की जिम्मेदारी है। यूजीसी भारत में विश्वविद्यालय को मान्यता प्रदान करता है और ऐसे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और कॉलेजों को भी धन देता है। फिर यूजीसी अध्यक्ष की भूमिका और जिम्मेदारी। ओके, तो यूजीसी के अध्यक्ष और उनकी जिम्मेदारी क्या थी कि यूजीसी और कॉलेजों को धन के आवंटन को देखरेख करना था। उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षा के मानकों के रखरखाव को सुनिश्चित करना था। उच्च शिक्षा क्षेत्र में नई नीतियों और सुधारों को भी लागू करना था। तो यूजीसी के अध्यक्ष को हमने देखा है। आपके लिए एक नोटिस है, मतलब एक मैं राय देना चाहूँगी कि आप ना यूजीसी के पूरे अध्यक्ष जितने अभी तक वर्तमान तक के जितने भी अध्यक्ष रहे 1956 से, उन्हें एक नोट्स बना के लिख लीजिएगा, या मैं फिर आपको प्रोवाइड करवाऊँगी एक पूरी नोट्स बना के जिसमें हम एनालिसिस करेंगे उनके कार्य और उनके डेट के अनुसार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सही कथन चुनिए। तो सही कथन चुनिए में था कि बी है, कर्नाटक सरकार ने सुखदेव थोराट के नेतृत्व में एक अलग राज्य शिक्षा नीति आयोग की स्थापना की थी। वहीं पे है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अध्यक्षता एक मिसाइल वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन ने की थी। ओके, ई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा में निजी परोपकारी भागीदारी को बढ़ावा दिया था। तो सही कथन ये 3 थे। रॉन्ग कथन को पढ़ते हैं। इस वर्ष भारत सरकार ने शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6% खर्च किया। ओके, और क्या था? सी डी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अध्यक्षता एक प्रख्यात शिक्षाविद कृष्ण कुमार ने की थी। तो इसका डीप एनालिसिस करते हैं। बी, सी और ई, कर्नाटक सरकार ने सुखदेव थोराट के नेतृत्व में एक अलग राज्य शिक्षा नीति की स्थापना की थी। ओके, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अध्यक्षता के कस्तूरी रंगन ने की थी, एक प्रसिद्ध मिसाइल वैज्ञानिक थे। ओके, और NEP 2020 शिक्षा क्षेत्र में निजी परोपकारी भागीदारी को बढ़ावा देती ताकि नवाचार और गुणवत्ता में सुधार हो सके। फिर शिक्षा पर सरकारी व्यय। हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत सरकार ने अभी तक शिक्षा पर अकेले घरेलू उत्पाद का 6% खर्च नहीं किया। वर्तमान व्यय इस लक्ष्य से कम है। ओके, फिर है NEP 2020 का उद्देश्य था कि विभिन्न सुधारों को लागू करके भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार करना है। वहीं पे मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर ध्यान केंद्रित करना था। आलोचनात्मक सोच और रचनात्मकता पर ध्यान केंद्रित करने वाला लचीला और बहुविषयक पाठ्यक्रम। शिक्षा के लिए वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी और डिजिटल बुनियादी ढांचों में वृद्धि हुई। आयोग का नेतृत्व NEP 2020 के अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन एक प्रमुख अंतरिक्ष वैज्ञानिक और ICSO के पूर्व अध्यक्ष थे, पूर्व प्रमुख है। ओके, फिर विकल्प डी में उल्लेखित कृष्ण कुमार एक प्रसिद्ध शिक्षाविद और लेकिन NEP के अध्यक्ष नहीं थे। ओके, तो यहाँ पे हमें दिखाई दिया कि कौन कौन सी नीतियाँ थी और किस टाइप से थी। हम इसके थ्रू अपने नोट्स खुद बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ई विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, ए है माध्यमिक शिक्षा आयोग,
फिर सी है यूजीसी की स्थापना, बी है कोठारी शिक्षा आयोग और डी है चट्टोपाध्याय आयोग। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में स्थापित किया था। क्या 1948 का शिक्षा आयोग था जो राधाकृष्णन की अध्यक्षता पर स्थापित किया था। वहीं पे भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार केंद्रित किया था। ओके, इसी आयोग के थ्रू में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार किया गया। उसके बाद है माध्यमिक शिक्षा आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 में डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में स्थापित किया था। वहीं पे भारत में प्राथमिक शिक्षा को पुनर्गठित और सुधारने का भी लक्ष्य रखा था इसी में। फिर है यूजीसी की स्थापना 1953 में हुई थी। 1953 में स्थापित हुई थी। भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिए जिम्मेदारी की बात करता है। फिर है कोठारी शिक्षा आयोग 1964 का था। 1966 में डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। भारत में व्यापक शिक्षा प्रणाली पर ध्यान भी केंद्रित किया था। कोठारी शिक्षा आयोग के तहत 1964 का था। 1966 में डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था। फिर चट्टोपाध्याय आयोग 1983, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, भारत में शिक्षकों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने और शिक्षक शिक्षा में सुधार लाने के लिए स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य भारत को ज्ञान महाशक्ति बनाने के लिए सुधारों की सिफारिश करना है। वहीं पे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा की देखरेख के लिए यूजीसी की स्थापना का सुझाव दिया। 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम को 2 वर्षीय पूर्व विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम की सिफारिश की। फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग छात्रों के हितों और अभिरुचियों को पूरा करने के लिए विधिक पाठ्यक्रमों को सिफारिश की थी। बहुउद्देशीय स्कूलों की शुरुआत का सुझाव दिया। फिर कोठारी शिक्षा आयोग सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करने के लिए एक सामान्य स्कूल प्रणाली की सिफारिश की गई। फिर है शिक्षा और राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता पर बल दिया। फिर चट्टोपाध्याय आयोग शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया और उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 2015 से 1500 विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश भी की। तो ये है आयोग थे जिसके अनुसार में सुधारों पर ध्यान दिया गया और किस प्रकार की यह व्यवस्था की गई है उस पर भी ध्यान दिया गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय में निम्नलिखित में से विषय पढ़ाए जाते हैं। प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय में निम्नलिखित में से कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं उसके बारे में कहा गया है। तो है सी तर्कशास्त्र, चिकित्सा और दर्शनशास्त्र। तो प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय में निम्नलिखित में से कौन से विषय पढ़ाए जाते थे। तो तर्कशास्त्र, चिकित्सा और दर्शनशास्त्र 3 विषय पढ़ाए जाते थे। तर्कशास्त्र प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों जैसे तक्षशिला और नालंदा में तर्कशास्त्र का अध्ययन उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा था। तर्कशास्त्र, जिसे अक्सर तर्क या न्याय कहा जाता था, दार्शनिक शैक्षणिक बहसों के लिए आवश्यक था। वहीं पे फिर चिकित्सा प्राचीन भारतीय शिक्षा में एक महत्वपूर्ण विषय था जिसे आयुर्वेद के रूप में भी जाना जाता था। तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय अपने चिकित्सा स्कूलों के लिए प्रसिद्ध थे और उन्होंने प्रसिद्ध चिकित्सा व्यवसाय का उत्पादन भी किया था। फिर है दर्शनशास्त्र। दर्शनशास्त्र प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों को पढ़ाया जाने वाला एक प्रमुख विषय था। दार्शनिक शिक्षा में वेदांत, सांख्य और बौद्ध धर्म जैसे विभिन्न विचारों के स्कूल भी शामिल थे। ओके, दर्शनशास्त्र के समय में। फिर प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली। प्राचीन भारतीय शिक्षा समग्र थी और इसमें विज्ञान, कला और मानविकी सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला भी शामिल थी। सीखने के लिए प्रमुख केंद्रों में तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय भी शामिल थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे शुरुआती विश्वविद्यालय में से एक माना जाता है, जिसकी स्थापना कम से कम 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी। विभिन्न क्षेत्रों के छात्र चिकित्सा, राजनीतिक, युद्ध और दर्शन जैसे विषयों का अध्ययन करने के लिए यहाँ आते थे। फिर नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित नालंदा प्राचीन भारत में सीखने का एक प्रमुख केंद्र था। इसने विभिन्न
देशों के विद्वानों को आकर्षित किया और तर्कशास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा और बौद्ध अध्ययन जैसे विषयों में शिक्षा प्रदान भी की थी। नालंदा विश्वविद्यालय के तहत में आता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विश्वविद्यालयों की स्थापना को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। फिर बी है पटना, ए है उस्मानिया, ई है रंगून, सी है लखनऊ और अन्नामलाई डी में। पटना विश्वविद्यालय 1917 में स्थापित किया गया था। यह भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक है। ओके, फिर उस्मानिया विश्वविद्यालय 1918 में स्थापित किया था। उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, उसके बाद है रंगून विश्वविद्यालय 1920 में स्थापित किया था। इसे अब म्यांमार में यांगून विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। उसके बाद है लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 में स्थापित हुआ था। यह उत्तर प्रदेश भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक विश्वविद्यालय था। फिर अन्नामलाई विश्वविद्यालय 1929 में स्थापित हुआ था। यह तमिलनाडु भारत में भी स्थित है। ठीक है, फिर ऐतिहासिक संदर्भ, भारत में कई विश्वविद्यालय 20वीं सदी की शुरुआत में औपनिवेशिक शैक्षिक सुधारों और उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग के हिस्से के रूप में स्थापित किए गए थे। इस संस्थान में ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय आबादी की शिक्षा और सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहीं पे शिक्षा में योगदान, इनमें से प्रत्येक विश्वविद्यालय ने अध्ययन और अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वे उल्लेखनीय पूर्व छात्रों का उत्पादन करने में भी महत्वपूर्ण रहे हैं, जिन्होंने विभिन्न क्षमताओं में समाज में योगदान दिया है। तो ये है कुछ विश्वविद्यालय जो हमें ईयर वाइज देख के एनालिसिस की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजीसी में कौन से सही है? यूजीसी निम्नलिखित में से कौन से सही है? तो ये है ए, बी और डी। यूजीसी नियमन बनाता और शिक्षा के न्यूनतम मानक निर्धारित करता है। बी है NAAC गुणवत्ता और मान्यता सुनिश्चित करता है। डी है NIRF भारतीय संस्थानों को रैंक करता है। यूजीसी विनियमन बनाता है और शिक्षा के न्यूनतम मानक निर्धारित करता है। तो यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत में उच्च शिक्षा मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। यह भारत के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में भी एक शिक्षा के विनियमन बनाता है और न्यूनतम मानक निर्धारित भी करता है। वहीं पे NAAC गुणवत्ता और मान्यता सुनिश्चित करता है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAC एक ऐसा संगठन है जो भारत में उच्च शिक्षा के संस्थानों का मूल्यांकन और प्रत्यायन करता है। और NAAC विभिन्न मापदंडों के आधार पर उन संस्थानों को गुणवत्ता सुनिश्चित कराता है और मान्यता प्रदान करता है। वहीं पे है NIRF भारतीय संस्थानों को रैंक करता है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क भारतीय सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा अपनाया गया एक ढांचा है जो भारत में उच्च शिक्षा के संस्थानों को रैंक करता है। NIRF शिक्षा अधिगम और संसाधन, अनुसंधान और व्यावसायिकता, संस्थाएं, स्नातक परिणाम, प्रचार और समावेशिता और धारणा जैसे विभिन्न मापदंडों के आधार पर एक रैंकिंग भी प्रदान करता है। वहीं पे है HEFA विभिन्न सहायता प्रदान करता है। उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी एक ऐसा संगठन है जो भारत के प्रमुख शैक्षिक संस्थानों में शैक्षिक अवसंरचना और अनुसंधान एवं विकास के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। HEFA अवसंरचना विकास के लिए संस्थानों का अनुदान सहायता के बजाय ऋण भी प्रदान करता है। वहीं पर NAAC प्रत्यायन स्तर, NAC प्रत्यायन स्तरों को A+, और B++, फिर B+, BC और D के रूप में वर्गीकृत करता है। संस्थानों को उसके समग्र स्कोर के आधार पर ग्रेड दिया जाता है। प्रत्यायन प्रक्रिया पाठ्यक्रम, शिक्षण, अधिगम, मूल्यांकन, अनुसंधान, बुनियादी ढांचे, छात्र सहायता और प्रशासन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में संस्थानों के संदर्भ प्रदर्शन का गहन मूल्यांकन भी शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विश्वविद्यालयों की स्थापना को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो डी है कलकत्ता विश्वविद्यालय, ई है पंजाब विश्वविद्यालय, बी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय और सी है पटना विश्वविद्यालय और ए है SNDT महिला विश्वविद्यालय। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय 1857 में स्थापित हुआ था। यह भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। फिर पंजाब विश्वविद्यालय प्रारंभ में 1882 में लाहौर अब पाकिस्तान में स्थापित हुआ। 1947 के विभाजन के बाद चंडीगढ़ भारत में स्थानांतरित कर दिया गया था। ओके, फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में स्थापित हुआ था। यह भारत के सबसे पुराने आधुनिक विश्वविद्यालय में से एक है। वहीं पर पटना विश्वविद्यालय
1917 में स्थापित हुआ था। यह बिहार का राज्य का पहला विश्वविद्यालय है। वहीं पे SNDT महिला विश्वविद्यालय महर्षि डॉक्टर धोड़ो केशव केरवे द्वारा 1917 में स्थापित यह भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय। कलकत्ता विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ये कलकत्ता विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाने वाला यह एशिया का पहला संस्था था जो बहुविषयक और धर्मनिरपेक्ष पश्चिमी शैली के विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। पंजाब विश्वविद्यालय भारत के विभाजन के बाद पंजाब विश्वविद्यालय दो भागों में विभाजित हो गया था। एक भाग पाकिस्तान में रहा और दूसरा भाग चंडीगढ़ में पुनर्स्थापित किया। फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय पूर्व का ऑक्सफोर्ड के रूप में जाना जाता है। इसका एक समग्र इतिहास और इसे अभी कभी भारत के शीर्ष विश्वविद्यालय में से एक माना जाता है। पटना विश्वविद्यालय एक शैक्षणिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई उल्लेखनीय विश्व पूर्व छात्रों का उत्पादन किया था। और SNDT महिला विश्वविद्यालय शिक्षा के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समर्पित और इसके लिए मुंबई, पुणे और अन्य स्थानों में परिसर है यहाँ पे। ओके।